हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारे लॉ स्प्रिंग के पार्ट 2 का। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था भाई, ये चैप्टर 2 स्टोरीज में बटा हुआ है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मुकेश की कहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स के लिए नीचे आप फर्स्ट कमेंट में जा सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और मैं बता दूं यार, इस वाले भाई मुकेश की कहानी में बहुत सारे डिफिकल्ट वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करे गए हैं, बहुत सारी जगह टिपिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है। बट टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बट आपको हर चीज क्लियर करके भेजूंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। भाई क्यों है ये टाइटल, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब देखो, ये कहानी जो है ये गरीब बच्चे के बारे में जिसका नाम मुकेश है, वो इंसिस्ट करता है, मतलब इस बात पे जोर देता है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक, एक गाड़ी ठीक करने वाला इंसान बनूंगा या काम करूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। हमारी जो ऑथर है अब वो पूछती है मुकेश से कि तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। इस पे मुकेश जवाब देता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। और वो ये जवाब बिल्कुल ऑथर की आंखों में देखता हुआ देता है, मतलब उसके अंदर जब वो ये बात बोलता है उसके अंदर एक जज्बा है और एक कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर वो सीखेगा। हिज ड्रीम लूम्स। लूम करने का क्या मतलब होता है? लूम करने का मतलब होता है टू अपीयर, टेक शेप और कम इन साइट इनडिस्टिंक्टली। मतलब जब कोई चीज आपको धुंधली धुंधली दिखने लगे तो वो क्या कहती हैं कि उसकी जो ड्रीम है वो लूम कर रही है। लाइक कैसे? लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। तो उसकी जो ड्रीम है वो ऐसी धुंधली दिख रही है जैसे एक मिराज दिखता है एक डेजर्ट के अंदर। भाई आप लोगों को पता ही होगा मिराज क्या होता है। जब आपको प्यास लग रही होती है और आपको लगता है, भुलेखा लग जाता है कि भाई दूर दराज एक पानी है, वो होता है मिराज। तो उसकी ड्रीम एक मिराज की तरह है जो लूम कर रही है, थोड़ा धुंधली दिख रही है। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। मतलब वो ये जो ड्रीम करने वाला लड़का है, ये अपनी अपनी ड्रीम्स जो देख रहा है वो कहां देख रहा है? वो ये डस्ट से भरी हुई स्ट्रीट्स में देख रहा है, जो कि है इसके टाउन फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद वो टाउन है जो कि बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, इस तरीके की दिखने वाली जो लेडीज पहनती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। अब क्या कहते हैं कि हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ढंग से ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है। थोड़ा सा हम आउट ऑफ टॉपिक बात करेंगे बट आप एक बार टाइम लगा कर ढंग से समझ लो ताकि इस चैप्टर में आगे आने वाली टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। देखो, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आप ग्लास के अलग अलग शेप की चीजें बनाते हो, चाहे वो सुंदर हो सकती हैं, कुछ काम की चीजें हो सकती हैं, बैंगल्स या यूटेंसिल्स हो सकते हैं। ये होता कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको चैप्टर में चीजें समझने में। सबसे पहले तो आप एक गर्म भट्टी जलाते हो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फर्नेस। उसमें आप डाल देते हो ऐसे ईंट और पत्थर दिखने वाली सफेद चीजें। आप ये डालते हो तो ये फर्नेस में रहने के बाद बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उसमें गल के बहुत लिक्विड बन जाता है, गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, जो हनी शहद से भी मानो और ज्यादा गाढ़ा होता है। जब वो ऐसा गाढ़ा लिक्विड बन जाता है तो आप ऐसी दिखने वाली ये रॉड अंदर डालते हो फर्नेस में, और इस रॉड के चारों ओर उस लिक्विड को फंसा लेते हो। और फिर आप बाहर निकाल के इस रॉड में एक तरफ छेद होता है एक पाइप की तरफ, आप एक तरफ से हवा मारते हो और फिर ये जो सारा आपने लगाया होता है आपके लोहे की रॉड के चारों ओर ये लिक्विड, इसको आप ऐसे फुला लेते हो। और फिर इसको ऐसे फुलाने के बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग शेप्स दी जाती हैं। तो ये होती है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जिसमें आपके ऐसे रेजिडुअल से, आपके पत्थर और ईंट से ग्लास के अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। पर अब देखो, इंडिया में स्पेशली फिरोजाबाद जहां की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं होता। उनके पास ऐसी कोई ढंग की फाइनेंस नहीं होती, उनके पास अपनी आंखों को बचाने के लिए कुछ नहीं होता, और वो डस्ट से बचने के लिए कोई इनके पास वेंटिलेशन नहीं होती। और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं
हैं कि कैसे ये सारा सेटअप लोगों की आंखें और उनकी जिंदगी उनसे छीन लेता है। तो क्या कहा गया है, इट इज द सेंटर्स ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, पर फिरोजाबाद इंडिया का बहुत बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हब है जहां पे चूड़ियां बनती हैं, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहां पे मतलब फिरोजाबाद में वो जगह है जहां पे लोगों ने अपने परिवारों की जनरेशन पीढ़ियां काट दी फर्नेसेस के आगे काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल ऑफ द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और वो फर्नेस के चारों ओर मतलब जनरेशन उन्हें पीढ़ियां काट दी काम करते हुए कि वो क्या करते थे, वो ग्लासेस को वेल्ड करते थे। वेल्ड करने का क्या मतलब होता है, देखो वेल्ड करने का मतलब होता है कि जब आप ग्लासेस को पिघला देते हो, ऑलरेडी इनके पास ग्लासेस आते थे, देखो मैंने बताया इनके पास कोई परफेक्ट ऐसे कोई मिट्टी या ईंट या पत्थर या फर्नेस तो होती नहीं है इनके पास बस ऐसे जुगाड़ू काम होता है। उसमें इनके पास ग्लासेस आते हैं, ग्लास के पीसेस को मेल्ट करते हैं और फिर उनको जोड़ जोड़ के बैंगल्स बनाते हैं। तो ये ऐसे वेल्ड करते हैं ग्लासेस, इसको वेल्डिंग कहते हैं, जब आप बने हुए ग्लास को पिघला के और दूसरे ग्लासेस से जोड़ के कुछ बनाओ। मेकिंग बैंगल्स फॉर, और ऐसा लगता है इन लोगों को देख के कि जैसे पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए यही बैंगल्स चूड़ियां बना रहे हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं लोगों में से है जो बैंगल्स बनाता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स, और सबसे बड़ी बात जो ऑथर कहती है कि उनमें से कोई इंसान ये नहीं जानता कि जो ये मुकेश काम कर रहा है ये कंप्लीटली सरकार की लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है कि इतने छोटे बच्चे इतने हाई टेम्परेचर में ग्लास के फर्नेस भट्टी के आगे काम करें इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी सेल्स का क्या मतलब होता है, डिंजी सेल का मतलब होता है अ डिंजी प्लेस इज अ डार्क डिप्रेसिंग एंड डर्टी, मतलब ये जो फर्नेसेस लगे होते हैं इतने हाई टेम्परेचर वाले, ये बड़ी छोटी सी अंधेरी और गंदी जगहों में काम करते हैं विदाउट एयर और लाइट, और वहां कोई एयर और लाइट नहीं होता। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, और ऑथर आगे क्या बताती है कि अगर कानून को ढंग से इंप्लीमेंट कर दे सरकार, कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अब वो बताती हैं कि अगर सरकार इसको ढंग से कानून को इंप्लीमेंट कर दे तो मुकेश को और उसके जैसे 20,000 बच्चे जो फिरोजाबाद में ऐसे इलीगल काम में इतने हाई भट्टियों के आगे काम कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकाल सकती है अगर सरकार कानून लगाए। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, स्लॉग का क्या मतलब होता है, वर्क हार्ड, जहां पे इन फर्नेसेस में जहां पे ये अपने पूरे दिन के पूरा दिन लगा देते हैं मेहनत करते हुए, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और मोस्टली केसेस में जब तक ये बड़े होते हैं, हम आगे भी इस पे पढ़ने वाले हैं, जब तक ये बड़े होते हैं इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीजन बता दूं, आगे भी हम इस पे पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैं बता दूं, क्योंकि ये जो डिंजी सेल्स में काम करते हैं, अंधेरे भरे सेल्स में काम करते हैं, ये देखते हैं फर्नेस की तरफ, भट्टी की तरफ जिसमें बहुत तेज लाइट आ रही होती है और इनके रूम में होता है अंधेरा। तो उस लाइट को बचपने में इतने सालों तक देखते देखते काम करते करते इनके पास कोई आईज को बचाने के इंस्ट्रूमेंट होते नहीं, इनकी आंखें चली जाती हैं। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब वो क्या बता रही है कि मुकेश की आई बीम करने लगती है, मतलब उसकी आंखों में एक खुशी निकलती है, किरणें निकलती है उसकी आंखों से, जैसे शिनचैन की आंखों से निकलती है, तो उसकी आंखों से किरणें निकलने लगती हैं as he volunteers to take me home। जैसे ही उसको मौका मिलता है, जैसे ही वो कहता है कि अनीस जंग को, ऑथर को, वो अपने घर लेके जाए, which he प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिसको बड़े गर्व से बताता है ऑथर को हमारी कि ये नया बन रहा है हमारा घर, तो दोबारा बना रहे हैं हम लोग। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, वो बताती हैं कि वो जाती हैं, मतलब उसके घर का रास्ता निकलता है बहुत बदबूदार, स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियों से जो कि चोक हुई हुई हैं। चोक का क्या मतलब होता है, फिल अ स्पेस टू मेक मूवमेंट डिफिकल्ट, मतलब जो कि चोक्ड है, ऐसे कूड़े से भरी पड़ी हैं गलियां जिनसे निकलना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना सारा कूड़ा भरा हुआ है। विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पेज में इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे कि मेरे को इसकी कॉपी बना के अगले पेज पे दोबारा और वर्ड्स लिखने पड़े। तो कहां पे थे हम, हाँ,
तो यहाँ पे थे कि चोक विद गार्बेज, भाई गार्बेज से भरी पड़ी है, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। होवल्स का क्या मतलब होता है? होवल होने का क्या मतलब होता है? अ होवल इज अ स्मॉल हट वन विच इज डर्टी एंड नीड्स अ लॉट ऑफ रिपेयर। मतलब ये जो आप जैसे इस फोटोज में देख रहे हो हट्स, ये घर झुग्गियां, ऐसी घरों को होवल कहते हैं जिनकी क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स का क्या मतलब होता है? क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटी फड़की। तो उनकी कुछ ऐसी टूटी फड़की दीवारें हैं, तो वो ऐसी गलियों से निकलते हैं जहां पे जो घर है वो ऐसे टूटे फड़के हैं, टूटी फड़की दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली होने का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज वॉबली मूव्स अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब वो जो खड़क दरवाजे नहीं होते जो हॉरर मूवीज में दिखाते खींच खींच ऐसी आवाजें करते हुए, मैंने बहुत बुरी आवाज निकाली है, तो वैसे दरवाजे लगे हुए हैं जो अपने आप खुलते बंद रहते हैं। नो विंडोज, घरों में कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और इन गंदे से घरों में भरे पड़े हैं। मतलब एक छोटे से घर में बहुत सारे ह्यूमंस भरे पड़े हैं और एनिमल्स भी भरे पड़े हैं। एनिमल्स क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि भाई आपको पता है जहां पे गंदगी होगी वहां चींटियां, वहां मक्खियां, वहां पे कीड़े मकोड़े चूहे सब कुछ आएंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि इनके घरों में पूरे ह्यूमंस भरे पड़े हैं, एनिमल्स भरे पड़े हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवल स्टेट, और वो एक साथ रह रहे हैं जैसे प्रीमीवल स्टेट्स में रहा जाता था। प्रीमीवल का क्या मतलब होता है? ऑफ द अर्लीस्ट टाइम इन हिस्ट्री। मतलब जैसे हमारे बिल्कुल भाई पूर्वज रहा करते थे गुफाओं में जानवरों के साथ और भर भर के एक गुफा में रहते थे, वैसे ही ये लोग भी रह रहे हैं पुराने पूर्वजों के टाइम जैसे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और मुकेश ले जाता हुआ ऑथर को रुक जाता है ऐसे ही एक दिखने वाले घर के दरवाजे पे। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड ओपन एंड पुशेस इट ओपन, और वो उनके भी घर का ऐसे वॉबली सा डोर होता है, हिलता डुलता सा, तो उस पे लात मारता है और उस आयरन डोर को खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, और वो घुसती है एक आधे बने हुए शैक में। शैक क्या होता है? अ शैक इज अ सिंपल हट बिल्ड फ्रॉम टिन वुड और अदर मटेरियल्स। मतलब कुछ ऐसे दिखने वाली हट, कुछ ऐसे दिखने वाली झुग्गी, ये भी थोड़ी सी बेटर ही है, इसमें भी थोड़ा सीमेंट यूज हुआ है। तो वो बताती हैं कि मुकेश का जो घर है वो एक हाफ बिल्ट शैक है, आधा बना हुआ शैक है, इन वन पार्ट ऑफ इट। और वो जब घुसती हैं तो देखती हैं कि उसके घर में एक पार्ट में थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव। अब वो बताती हैं थैच्ड का क्या मतलब होता है। थैच्ड का मतलब होता है कवर्ड विद अ रूफिंग मटेरियल। मतलब क्या है? देखो उनके वो घुसती है और वो देखती है एक कोने में एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है। मतलब ऐसा कोई स्टोव रखा हुआ है जिसमें लकड़ियों से चूल्हा, जिसके ऊपर सब्जियां और रोटियां बनती हैं, ऐसा चूल्हा रखा हुआ है जिसपे थैच्ड हुई हुई है डेड ग्रास। देखो थैच्ड का मतलब मैंने क्या बताया कि कवर विद अ रूफिंग मटेरियल। तो इसके मेरे को हालांकि एग्जैक्ट ऐसी फोटो मिल नहीं रही थी गूगल पे, पर उस वो जो चूल्हा था उसमें क्या हुआ था, ये जो मैंने एरिया मार्क करा हुआ है वहां पे उसके ऊपर जो रखी हुई थी वो रखी हुई थी डेड ग्रास, और फिर उसके ऊपर रखा हुआ था बर्तन। तो कुछ ऐसे जुगाड़ से वो खाना बनाने का वहां पे काम चल रहा था। थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके ऊपर रखा हुआ था स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन जिसमें रखी हुई थी, जिसपे पड़ी हुई थी सिजलिंग स्पिनच, भाई पालक बन रही थी, और उससे सिजलिंग का क्या मतलब होता है? हॉट इनफ टू मेक अ हिसिंग साउंड। तो वो गर्म पालक हो रही थी, सब्जी बन रही थी पालक की, और जैसे आपको पता है पालक की सब्जी आवाज करती है, वो आवाज कर रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जो जमीन थी उसके ऊपर रखी हुई थी प्लेटर, मतलब ऐसी बड़ी सी प्लेट में और थोड़ी बहुत चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल का क्या मतलब होता है? फिजिकली वीक और डेलिकेट, मतलब बिल्कुल पतली दुबली एक यंग वुमेन, छोटी सी लड़की, थोड़ी यंग सी लड़की बना रही थी मील पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और जब वो ऑथर को देखती है अनीस जंग को मुकेश के साथ, ऑल द पूरे कमरे में उसके जहाँ पे वो बना रही होती है, कुकिंग कर रही होती है, वहाँ पे पूरी स्मोक हुई हुई होती है, क्योंकि फायरवुड स्टोव जो होता है और वो डेड लीव्स बहुत सारी धुआं कर देती है, तो वो धुएं में से देखती हुई उसको स्माइल करती है, हमारी ऑथर को देख के स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और बता रही है ऑथर कि वो जो लड़की थी वो वाइफ थी मुकेश के बड़े भाई की। Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू। और ऑथर बताती हैं कि हालांकि वो कोई उम्र में भी बड़ी नहीं थी, पर
उसने कमांड रिस्पेक्ट करनी चालू कर दी थी एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। उसको मतलब रिस्पेक्ट मतलब उसको एक दर्जा मिल गया था घर का, इतनी छोटी उम्र में घर की बहू का, डॉटर इन लॉ का। ऑल्दो ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और वो इन चार्ज थी 3 मेन का ध्यान रखती थी। किन 3 लोगों का? हर हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश एंड देयर फादर यानी मुकेश के भाई का और मुकेश का और उनके पापा का। When the older man enters, she gently withdraws her behind the broken wall। और जब ओल्ड मैन यानी कि मुकेश के पापा जब घुसते हैं घर में, वो एकदम से थोड़ा अपना जो है दीवार, एक ब्रोकन वॉल होगी उनके घर में, उसके पीछे चली जाती है एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और वो अपना वेल क्या होता है? वेल होता है जो घूंघट होता है, जो पल्लू होता है जिससे सर और मुंह ढकती हैं लेडीज, तो वो अपना वेल अपने मुंह के पास ले आती है ढकने के लिए। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और हमें बताती हैं ऑथर कि कस्टम जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, वो डिमांड करते हैं कि घर की जो बहुएं हैं वो अपना चेहरा जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं उनके आगे छुपाएं अपने पल्लू से, अपने घूंघट से। इन दिस केस मतलब इस परिवार में द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस में जो एल्डर है, घर का बड़ा है, जिसके आगे मुकेश की भाभी ने अपना मुंह छुपाया, वो छुपाया, वो है एक इम्पोवरिश्ड का मतलब रिड्यूस टू पॉवर्टी स्ट्रकन, मतलब एक बहुत गरीब बैंगल मेकर। यानी मुकेश के पापा भी एक बैंगल मेकर हैं जो कि बहुत गरीब हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। अब वो बताती हैं ऑथर कि इतने सालों की हार्ड लेबर के बावजूद भी, पहले तो वो एज अ टेलर काम करते थे मुकेश के पापा, फिर वो बैंगल मेकर बने, इतनी लेबर करी, पर वो फेल हो गए इतने सालों की लेबर के बाद भी अपने हाउस को रेनोवेट कराने में, मतलब ढंग का कुछ उसको बनाने में, और सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। और वो इसमें भी फेल हो गए कि वो अपने इतने पैसे इकट्ठे कर पाते कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। और वो बताती हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज़ कर पाए जो कि वो जानते थे, वो उसी चीज़ को अचीव कर पाए, क्या कि वो अपने बच्चों को सिखा सके कैसे बैंगल्स को बनाया जाता है। It is his कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब क्या होता है वहाँ पे, मुकेश की दादी होती हैं, वो क्या कहती हैं कि ये जो गरीबी है, हम इतनी गरीबी में हैं या ये सब इतनी गरीबी में हैं, ये इस वजह से है क्योंकि ये इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, मतलब यही इसकी किस्मत है, यही इसकी मंजिल है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। जो कि ये वो दादी है, ये खुद वो औरत है जिसने देखा है अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए। उसका खुद का पति यानी मुकेश के दादा अंधे हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब आप पॉलिश करते हो ग्लास को तो उससे एक डस्ट निकलती है, और वो डस्ट अगर काफी टाइम तक आपकी आंखों में जाते रहे तो कुछ सालों में अंधा हो जाता है इंसान। तो उनके साथ भी ये ट्रेजेडी हुई थी। कैन अ गॉड गिवन लिनेज बी एवर ब्रोकन? लिनेज का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर। मतलब मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, इस लाइन का मतलब ये है, वो ये कहना चाहती हैं कि क्या जैसे हमारे बड़े भी तो कहते हैं ना कभी कभार कि भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिखा है या भगवान ने जो आपकी जिंदगी में लिखा है आप उससे कुछ बाहर थोड़ी ना कर सकते। तो उसकी दादी भी यही बात कहती हैं कि हम लोगों का कर्म, हम लोगों की डेस्टिनी, हम लोगों के लिए भगवान ने यही लिखा है और हम इससे कभी बाहर निकल भी नहीं सकते। और क्या कोई निकला भी है? वो ये इस सेंस में कहना चाहती हैं। पर ऑल्दो मैं अपने कमेंट्स नहीं ऐड करना चाहता था, पर हाँ यार, ऐसी लाइनें पढ़ के ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। यार जितने भी बच्चे आप लोग ये सुन रहे हो, भाई मेरा मानना यह है, आपकी किस्मत कितनी बर्बाद हो, आपको भगवान ने कितना भी बुरा मतलब लिखा हुआ हो आपके लिए, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप बार बार किसी चीज़ के पीछे पागलों के तरह पड़ जाओगे, अपनी सक्सेस के पीछे पागलों के पीछे की तरह पड़ जाओगे, तो एक ना एक दिन आपकी किस्मत भी आपके साथ आ जाएगी। चाहे वो कुछ लोगों के लिए 5 बार में होता है, किसी के लिए 10 बार में, और किसी के लिए 100 बार में। ऑल्दो मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देना चाहता, बट हाँ यही रियलिटी
रियलिटी है। शी इम्प्लाइज, और वो ये बात बोलती हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। और वो क्या कहते हैं, बताती हैं हमें अनीस जंग कि ये जो लोग हैं ये उस जाति में पैदा हुए हैं जो बैंगल्स बनाते हैं। मतलब कई तरीके की कास्ट होती हैं, कुछ कास्ट होती हैं जो नाइयों की कास्ट भी होती है, कूड़े बिनने वालों की भी कास्ट होती है। तो वो बताती हैं अनीस जंग कि ये जो लोग हैं ये उस कास्ट में पैदा हुए हैं जो कि बैंगल्स बनाते हैं, एंड इन्होंने अपनी जिंदगी में चूड़ियों के अलावा कुछ देखा भी नहीं है। अब लिखा हुआ है आगे, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। इन लोगों ने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा, अपने घर में भी, अपने यार्ड में भी। यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है यार ये जो घर के बाहर का छोटा सा हिस्सा होता है जहां पे आंटी जी झाड़ू लगा रही हैं, इसको घर का यार्ड कहते हैं। ये भाई अपने घर के यार्ड में ही तो रख के बेचते हैं ये लोग, अपना थोड़ा सा चटाई बिछा के अपना बेच लेते हैं जो बैंगल्स इन्होंने घर में बनाए होते हैं। तो इन्होंने अपने घर में भी, अपने यार्ड में भी, अपने पड़ोसियों के घर में भी और उनके यार्ड में भी और हर गली में फिरोजाबाद की सिर्फ बैंगल्स देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। स्पाइरल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, स्पाइरल्स का मतलब होता है ये जो गुच्छा होता है एक तरीके के बैंगल्स का, चूड़ियों का, जिनको सबको एक साथ पहना जाता है। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, अलग अलग कलर नाम लिए हुए हैं। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। मतलब भाई आपको जो रेनबो के अंदर एक एक जो भी कलर दिखता है उस कलर के आपको स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स दिखेंगे। कहां पे? लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड। मतलब ये माउंट्स का क्या मतलब होता है? माउंट्स का मतलब होता है अ लार्ज पाइल और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, और अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है? हैविंग एन अनटाइडी अपीयरेंस। मतलब ये स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स इन लोगों के गंदे से यार्ड में पड़े हुए होते हैं, माउंट्स में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हीलर हैंड कार्ट्स। फिर उनको उठा के डाल दिया जाता है 4 व्हीलर हैंड कार्ट्स, यानी कुछ ऐसी दिखने वाली रेडी में, पुश्ड बाय यंग मैन। और फिर इनको यंग मैन धक्का देके घूमते हैं अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। और ये लोग धक्का मार के घूमते हैं शैंटी टाउन में। शैंटी टाउन का क्या मतलब होता है? अ डिप्राइव्ड एरिया ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शैंटी ड्वेलिंग्स। मतलब शैंटी टाउन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गंदा झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका, उसके आउटस्कर्ट्स में ये अपनी रेडियों को धक्का लगा के घूमते हैं। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर की बाउंड्री साइड वाली गलियों में, क्योंकि वहीं पे आते हैं सारे जो मिडल मैन होते हैं, दलाल होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, वो वहीं पे आके खरीदते हैं इन लोगों से। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स मतलब ग्रुप ऑफ हट्स को कहते हैं हटमेंट्स। और डार्क यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बहुत ज़्यादा कम होती नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों के जो काले घर हैं, जिनके घरों के अंदर अंधेरा है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स मतलब देखो, इनके घरों में जो लाइट का सोर्स होता है ये इन ऑयल लैम्प से आता है, जो तेल से चलने वाले लैम्प्स होते हैं, और ये फ्लिकर करते हैं। मतलब इनकी जो लाइट का सोर्स होता है ये हमारी ट्यूबलाइट की तरह कांस्टेंट नहीं होता। मतलब ये जो लाइट देते हैं ऑयल लैंप्स वगैरह, मोमबत्ती जो देती है, वो आपको भी पता है फ्लिकर करती है, कम ज्यादा होती रहती है, एक कांस्टेंट ब्राइटनेस में नहीं रहती। और इसका एक नुकसान होता है जो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, मतलब एक लाइन में कई सारे ऑयल लैंप्स रखे होते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, बैठे होते हैं इन लैंप्स के आगे छोटे छोटे बच्चे और लड़के और लड़कियां अपने मम्मी और पापा के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। और वो वेल्ड करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, कलर्ड ग्लासेस को गर्म करके पिघला के बनाते हैं सर्कल ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये लोग घर के बाहर तो निकलते नहीं है, लाइट में कोई खेलने कूदने का इनका कोई काम बाहर का तो होता नहीं है, तो इनकी आंखें क्या होती हैं, इनको अंधेरे में काम करने की आदत हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसी वजह से, क्योंकि ये अंधेरे में इन फ्लिकरिंग फ्लेम्स के आगे और फर्नेसेस में और वेल्डिंग का काम करते हैं, इस वजह से, और वो भी ये अंधेरे में करते हैं। हमारा यही लिखा हुआ था ऊपर यहाँ पे, डार्क हटमेंट्स। इनके घरों में लाइट तो होती ही नहीं, ये फ्लिकरिंग फ्लेम्स और फर्नेसेस के आगे काम करते हैं, तो इनकी आंखों पे इतना जोर पड़ता है कि ये लोग अपनी आंखें बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ही लूज कर जाते हैं, ब्लाइंड हो जाती हैं। सविता,
अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। अब एक लड़की की कहानी बता रही है ऑथर। एक यंग लड़की है, ड्रैप पिंक। ड्रैप का क्या मतलब होता है? लैकिंग ब्राइटनेस और इंटरेस्ट, डल। मतलब पिंक ड्रेस जो है वो उसकी पुरानी है, इसलिए वो डल हो चुकी है, डल पिंक कलर की है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। वो साथ में बैठी हुई है एक एल्डरली, एक बूढ़ी औरत के साथ। सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस। सोल्जरिंग का क्या मतलब होता है? देखो, एक ना इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है, ये इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डिंग वाले और ग्लास वाले यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट को सोल्जर कहा जाता है। इसकी ये जो टिप आप यहां देख रहे हो, इसको होता क्या है, इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है और फिर गर्म करके इसके थ्रू वायर्स जोड़ी जाती हैं, ग्लासेस जोड़े जाते हैं। तो ऐसे टाका लगाने की, इसको हिंदी में टाके लगाने की मशीन कहते हैं। तो इस मशीन के थ्रू भाई इलेक्ट्रीशियन और ग्लास वाले गर्म करके इसके थ्रू जोड़ लगाते हैं चीजों में। तो यहां पे हम थे एन एल्डरली वुमेन के साथ बैठ के, वो पीसेस ऑफ ग्लासेस को सोल्जर कर रही होती है, सोल्जरिंग की मशीन से मतलब जोड़ रही होती है गर्म करके। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके हाथ मैकेनिकली एक मशीन की तरह मूव कर रहे हैं, जैसे टोंग्स ऑफ अ मशीन मूव करते हैं। टोंग्स ऑफ अ मशीन क्या होते हैं यार? आपने डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखे होंगे कि ऐसे मशीनें हो लगी होती है बड़ी बड़ी प्लांट में, जो ऑटोमेटिकली सारा काम करती रहती है, अपने आप उनके हाथ हिलते रहते हैं। तो वो लड़की ऐसे मशीन की तरह, छोटी सी बच्ची ऐसी मशीन की तरह काम कर रही है, क्योंकि ऐसे काम वो इसलिए कर रही है क्योंकि पूरा दिन ही वो करती रहती है। उसके पास और कुछ करने को नहीं है, वो इसी लेबर में और इसी धंधे में फंस चुकी है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी मेक। सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है? सैंक्टिटी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेड और सेंटली। मतलब अब क्या है, ऑथर सोचती है कि क्या ये छोटी लड़की को ये जो ये बैंगल्स बना रही है, मदद कर रही है बैंगल्स बनाने में, क्या इसे इसकी होलीनेस का आइडिया भी है? या ये बैंगल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस बच्ची को ये पता भी है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। मतलब अब ऑथर बताती हैं कि ये जो बैंगल्स है, ये जो चूड़ियां हैं, ये सिंबलाइज करती हैं एक इंडियन वुमेन का सुहाग। और सुहाग क्या क्या मतलब होता है? ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑस्पिशियसनेस होने का क्या मतलब होता है? करेक्टराइज्ड बाय सक्सेस। तो मतलब इस जो चूड़ियों का मतलब होता है, इन बैंगल्स का मतलब होता है कि एक वुमेन इसको वेयर करती है ये सिंबलाइज करने के लिए कि वो एक सक्सेसफुल मैरिज का पार्ट है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली। अब डॉन ऑन हर का क्या है? डॉन ऑन का क्या मतलब है? इफ समथिंग डॉन्स ऑन यू, यू रियलाइज इट फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब जब आप कोई चीज पहली बार एकदम समझते हो, तो इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल। अब क्या कहती है ऑथर कि उसको ये बात एकदम से एक दिन समझ में आएगी। कौन सी बात? कि ये जो बैंगल्स है, चूड़ियां हैं, ये ऑस्पिशियसनेस, मैरिज की सक्सेस दिखाती हैं। ये चीज उसे एकदम से सडनली एकदम एक दिन समझ में आएगी। व्हेन हर हेड, मतलब जब उसका सर इज ड्रेप्ड विद रेड वेल। ड्रेप्ड का क्या मतलब होता है? ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर या रैप। मतलब जब, और वेल का मैंने मतलब ऊपर बताया था, मतलब घूंघट। तो ये चीज उसे एकदम से, इस चूड़ियों का मतलब एकदम से इस छोटी सी बच्ची को उस दिन समझ में आएगा जब उसकी शादी हो जाएगी। डायरेक्टली ऑथर ये कह रही है, हर हैंड्स डाइड विद हैना। मतलब उसके जब हैंड्स पे हमारी वो लगा दी, मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर व्रिस्ट। और उसके खुद के उस छोटी सी बच्ची के हल्के से बड़े होते ही उसकी शादी करा दी जाएगी और उसके हाथों में चूड़ियां लाल कलर की डाल दी जाएंगी, मेहंदी लगा दी जाएगी और घूंघट पहना दिया जाएगा। तो उस दिन उसे एकदम से समझ में आएगा कि इस चूड़ियों का जो वो बचपन से बनाती आ रही है उसका क्या मतलब था। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। और फिर वो भी एक बहू बन जाएगी, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। उसी तरीके से जैसे वो एक बूढ़ी औरत जो उसके साथ में बैठी बैंगल्स बना रही थी, वो बनी थी कई साल पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। और वो बताती है ऑथर कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में आज भी चूड़ियां तो हैं, पर उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। मतलब उसकी आंखों में किसी तरीके की खुशी है, चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज। शेर का क्या मतलब होता है? शेर एक
रूरल इंडिया में या फिर थोड़े रिमोट प्लेसेस में एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी होती है, जैसे किलो और ग्राम्स। हालांकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, मेरे खुद के इंटर्न ने मुझे बताया सेर का मतलब क्या होता है। बट अगर आप यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझो, वो बस ये कहना चाहती हैं कि हमने एक वक्त का पेट भर के भी खाना नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और वो बताती है, ये चीज वो बूढ़ी औरत बताती है उस आवाज में जिसमें किसी तरीके का जॉय, किसी तरीके की खुशी नहीं थी। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। और वो बताती हैं कि उस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बारी पेट भर के खाना तक नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। रीप करने का क्या मतलब होता है? रीप का मतलब होता है, मैंने इसका मतलब लिखना मार्क करना भूल गया, ऑब्टेन करना। और वो हमें ऑथर बताती हैं कि ये उसने ऑब्टेन किया है, ये उसने पाया है इतने सालों में चूड़ियां बनाने के लेबर के काम में। क्या पाया है उसने? कि उसे आज तक सिर्फ एक बारी पेट भर के खाना खाने को भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड। फ्लोइंग बियर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ इस तरीके की दाढ़ी की जो बिल्कुल भी किसी तरीके से कटी वटी ना हो, मेंटेन ना हो। तो उसके पति, उस बूढ़ी औरत के पति जो कि एक ओल्ड मैन है, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, चूड़ियां बनाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि मैंने एक घर बना दिया अपने परिवार के लिए, रहने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. और इसको सुनने के बाद ऑथर कहती हैं कि एक इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार ये बात इतनी नेगेटिविटी से कह रहे हैं, पर शायद इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने फिर भी इतनी गरीबी में होने के बावजूद और ना खाना खाए हुए भी इन्होंने फिर भी एक ऐसी चीज अचीव कर ली है जो मोस्टली लोग अपनी पूरी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते। क्या? ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके पास एटलीस्ट एक रहने की जगह है। The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangle, not even enough to eat, ring every home. तो अब ऑथर हमें बताती हैं कि ये जो एक रोने की आवाज है, ये जो एक दर्द है कि लोगों के पास कुछ नहीं है, किसी तरीके का पैसा नहीं है, सिर्फ इतना पैसा है कि वो बैंगल्स बनाने का बिजनेस और आगे कर सके। मतलब वो भाई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, उसको बेचते हैं, और उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा आ पाता है कि वो आगे के लिए और रॉ मटेरियल खरीद सके, और उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता, इतना भी प्रॉफिट नहीं आता कि वो ढंग से पेट भर खाना खा ले। ये जो प्रॉब्लम है रिंग्स एवरी होम, मतलब ये फिरोजाबाद के हर घर की प्रॉब्लम है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट का क्या मतलब होता है? कंप्लेंट। तो वो क्या, और ये वर्ड आप कंप्लेंट, लेमेंट अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट कर लेना, आप अपने राइटिंग सेशंस में भी, राइटिंग पैसेजेस में भी यूज कर सकते हो। द यंग मैन एको मतलब वहां के जो नौजवान लड़के हैं वो भी अब लेमेंट मतलब जो उनके बड़े बूढ़ों की कंप्लेंट्स थी, उनके बूढ़ों की जो शिकायतें थी उसको एको करते हैं। मतलब उनकी भी वही शिकायतें हैं, आज तक उनकी शिकायतों को किसी ने एड्रेस नहीं किया, किसी ने ठीक नहीं किया इनकी दिक्कतों को। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। यही जो बात मैंने अभी बोली वही बोली गई है कि ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला टाइम के साथ फिरोजाबाद में। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. टॉयल का क्या मतलब होता है? एग्जॉस्टिंग लेबर और एफर्ट। मतलब वो क्या कहते हैं कि इतने सालों की माइंड नंबिंग मतलब बिल्कुल दिमाग को सुन्न करने वाली लेबर ने किल कर दी है सारी इनिशिएटिव या एबिलिटी टू ड्रीम। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? द पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू मेजर और कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब इन लोगों के इतने सालों के दिमाग सुन करने वाली लेबर ने इन लोगों के अंदर की सारी इच्छा मार दी है, कोई सपना रखने की या फिर कोई पावर रखने की जिसके थ्रू ये अपनी जिंदगी सुधार सके, कोई इनिशिएटिव ले सके। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. अब क्या होता है, ऑथर एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन बैठा होता है, उनसे पूछती हैं कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं बना लेते। उन बच्चों को जिनको कोऑपरेटिव नहीं पता क्या होता है, यार कोऑपरेटिव होता है जैसे आपने देखा होगा टीचर्स यूनियन, लेबर यूनियन या फिर बहुत तरीके के यूनियंस बनते हैं, इनको कोऑपरेटिव कहते हैं, जिसमें कि
एक प्रोफेशन या एक बिजनेस के सारे लोग मिल जाते हैं, एक साथ अपने डिसीजंस लेते हैं और वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं मिडलमैन या फिर दूसरे लोगों के द्वारा। अब जैसे लेबर यूनियन भाई अपना बना लेते हैं, अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं कि इससे कम में कोई भी हमारे लेबर यूनियन का बंदा काम नहीं करेगा, ताकि वो अपने आप को बिजनेसमैन या फिर किसी दूसरे पावरफुल इंसान की एक्सप्लॉइटेशन से बचा सके। तो यही ऑथर उनसे पूछती है कि तुम फिरोजाबाद के सारे चूड़ी बनाने वाले एक यूनियन या एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, जिससे तुम लोग थोड़े अपने बैंगल्स को, अपनी चूड़ियों को महंगे रेट पे बेच सको। क्योंकि इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है मिडलमैन आते, बीच के दलाल या बिजनेसमैन आते हैं, इनसे हद से ज्यादा सस्ते में लेते हैं और अपना महंगे में बेच के सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेते हैं। तो वो क्या कहती हैं, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस। विशियस का क्या मतलब होता है, क्रूल। तो वो क्या कहती हैं, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो वो उन लोगों से पूछती हैं, उन यंग ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती हैं जिनके पापा और जिनके पापा परदाता सबको विशियस सर्कल, इवल सर्कल ऑफ मिडलमैन ने खा लिया। मतलब जो मिडलमैन, जो दलाल होते हैं, उन्होंने इनको कच्चा खा लिया, इनको कोई पैसा कमाने का मौका नहीं दिया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अब वो कहता है, उनमें से एक बंदा क्या कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए, अगर हम कोई यूनियन या कोऑपरेटिव बना भी ले, हम वो लोग हैं जिनको हॉल अप करेगी पुलिस। हॉल अप का क्या मतलब होता है, ड्रैग विद एफर्ट ऑफ फोर्स। मतलब हम वो लोग हैं जिनको पुलिस घसीटेगी। बीटन एंड ड्रैग्ड इन जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से। और वो क्या कहते हैं कि हमें, अगर हमने कोऑपरेटिव बना लिया तो हम ही वो लोग हैं, हम ही वो बंदे हैं जिनको पुलिस खींचेगी, हमें दबाएगी, हमें मारेगी और हमें जेल में डाल देगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने कोऑपरेटिव बना लिया है। ऐसा पुलिस क्यों करती है, क्योंकि जो मिडल मैन है, जो दलाल है, पुलिस को पैसा खिलाते हैं इन लोगों की सारी आवाज बंद करने के लिए। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। ऑथर बताती हैं कि इन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनिशिएटिव ले, जो इन लोगों को कुछ, जो उनकी जिंदगी का जीने का नजरिया है वो किसी और तरीके से दिखाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और वो बताते हैं कि इन लोगों के पापा, जो इन लोगों के पिता हैं, वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने ये बेचारे लोग थके हुए हैं। मतलब यार थके हुए हैं ना यार ये लोग, कि इतनी ज्यादा लेबर इन्हें करनी पड़ती है और इनको ये दिखता है। आप खुद सोचो, एक बार ही अपने दिमाग में सोचो कि आपको कोई इंसान ऐसी मजदूरी में डाल दे, जिस मजदूरी को करते हुए आपके दिल में सिर्फ ये पता हो आपको कि मैं जिंदगी भर अपनी इस मजदूरी से कभी नहीं निकल पाऊंगा, इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा और मेरी मौत भी इसी मजदूरी में हो जाएगी। आप खुद एक बार सोचो और आपको रियलाइज होगा कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। They talk endlessly in spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Apathy का क्या मतलब होता है, lack of concern। तो अब ऑथर इस लाइन को एंड करते हुए क्या कहती हैं कि जब इन लोगों से बात करो तो ये लोग एंडलेसली बात करते रहते हैं। किस बारे में, इनकी बातें ना एक सर्कल की तरह है। ये बात करते हैं कुछ 4-5 गिने चुने टॉपिक पे। क्या होते हैं वो टॉपिक, पॉवर्टी, इनकी मतलब पॉवर्टी मतलब इनकी बहुत खतरनाक गरीबी, इनकी एपैथी का मतलब होता है कि इन लोगों के लिए जैसे कोई सरकार का या किसी भी इंसान का जो किसी भी तरीके का कंसर्न ना होना। टू ग्रीड मतलब लालच, क्यों, उन मिडलमैन का और बिजनेसमैन का लालच। एंड टू इनजस्टिस, और जो ना इंसाफी इन लोगों के साथ हो रही है कि इन्हें सिस्टम किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं दिला रहा है, इस गरीबी से निकाल रहा है। तो ये इन्हीं 4-5 टॉपिक के ऊपर एक सर्कल में घूम घूम के इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ और है और ना कोई निकलने का तरीका है। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। अब इस सारी बात को सुनने के बाद क्या ऑथर कहती हैं कि मेरे को 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। द वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड, एक वो परिवार जो पॉवर्टी के, गरीबी के जाल में फंस चुका है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। स्टिग्मा मतलब कलंक। तो वो कहती हैं कि एक वो लोग जो कि गरीबी के जाल में फंस चुके हैं, जो कि एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं, एक ऐसी कलंक वाली कास्ट में पैदा हुए हैं जिसमें काम सिर्फ चूड़ियां बनाने का है और वो जिंदगी भर चूड़ियां बनाते रहेंगे क्योंकि वो उस जगह पैदा हुए हैं। द अदर इज अ विशियस सर्कल ऑफ, और दूसरे लोग कौन है, दूसरे वो लोग हैं जो कि ईवल सर्कल का पार्ट है, किसके,
ऑफ साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। मतलब वो अमीर लोग, बीच के दलाल, पुलिस वाले, लॉ वाले यानी जस्टिस, कोर्ट वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स यानी गवर्नमेंट, और पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब के सब ने मिलके एक ऐसा बैगेज इन बच्चों के कंधों पे रख दिया है जो ये कभी अपनी जिंदगी में नीचे नहीं रख पाएंगे। हमेशा जब तक बड़े होंगे और जब तक मरेंगे इसी बोझ के साथ बढ़ेंगे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरल एज हिज फादर। और जब तक उस छोटे बच्चे को बड़े होकर होश आता है कि जिंदगी क्या है, क्या होता है इस दुनिया में, मैं कौन हूं, दूसरे लोग कौन है, जब तक वो इतना बड़ा होता है वो इस मजदूरी को, इस लाचारी को, इस गरीबी को ऐसे एक्सेप्ट कर चुका है, वो इसको इतना नेचुरल मानने लगता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये गरीबी तो मैं इसी के लिए बना हूं और मैं यही करता रहूंगा। वो इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके पापा और उसके दादाओं ने एक्सेप्ट किया था और उसी के साथ वो मर गए थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ भी और करना, अगर वो कुछ भी और करने की सोचेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो हिम्मत दिखा रहे हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इन बच्चों की, मुकेश जैसे बच्चों की जो ग्रोथ है, जो ग्रोइंग अप का प्रोसेस है, जब ये बड़े होते हैं उनको डेयरिंग करना कोई नहीं सिखाता और इनको यही सिखाया जाता है कि कोई डेयरिंग करना बेकार है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और ऑथर कहती हैं कि जब मुझे दिखता है कि इस मुकेश, इस छोटे बच्चे में कोई है डेयरिंग, तो मैं खुश हो जाती हूं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और जो मुकेश है वो हमारी ऑथर को दोबारा कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। मतलब आप इन बच्चों की गरीबी समझ रहे हो कि एक मोटर मैकेनिक को हम कितनी छोटी जॉब मानते हैं, और इस बच्चे के लिए मोटर मैकेनिक बनना एक ऐसा सपना है जैसे हम लोगों के लिए कोई आईएएस ऑफिसर या एंटरप्रेन्योर या कोई सरकारी बंदा बनना होता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। वो कहती हैं कि क्या कहते हैं, उसका प्लान है, मुकेश का ये प्लान है कि वो गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और वो मुकेश से कहती हैं कि पर गैराज जो है वो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और वो जोर दे के कहता है कि कोई नहीं, दूर है तो क्या हुआ, मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अब ऑथर पूछती है मुकेश से कि क्या तुमने कभी सपना देखा है कि तुम प्लेन उड़ाओगे? नो, ही सेज चेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर। और वो क्या कहता है, नहीं मैंने कभी ऐसा ड्रीम नहीं किया। और वो ये बोल के मतलब वो साइलेंट हो जाता है और वो ग्राउंड की तरफ देखने लगता है। और इन हिज स्मॉल मर्मर, और उसकी जब वो नोक बोलता है, उसकी वो छोटी सी जो आवाज निकालता है, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट येट नॉट टर्न इनटू रिग्रेट। उसकी इस नो में, जिस तरीके से उसने कहा नहीं मैंने कभी प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखा, उसने नो कह दिया, उसकी ये नो कहने की टोन में ना एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट तो थी। एम्बैरेसमेंट किस बात की कि उसने कभी, बच्चे को होता नहीं है जब उसे कुछ पता नहीं होता, या फिर आपको भी अगर कोई चीज़ ना पता हो तो जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, तो आपकी टोन में एक एम्बैरेसमेंट होती है, एक वो होता है कि यार अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये नहीं पता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा। दैट नॉट यस है टर्न्ड इनटू रिग्रेट। रिग्रेट का क्या मतलब होता है? रिग्रेट का मतलब होता है आपका पछतावा। तो उसकी टोन में एम्बैरेसमेंट तो है जिस तरीके से उसने बोला, पर अभी तक कोई पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश को पता है कि मैं अभी एक छोटा बच्चा हूं, मेरे लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं आगे जाके। तो अभी तक उसको किसी भी चीज का पछतावा नहीं है अपनी जिंदगी में, अपने बड़े बूढ़ों की तरह जो अपनी जिंदगी पछतावे में जीते हैं कि वो कभी गरीबी से नहीं निकल पाए। ही इज कॉन्टेंट। कंटेंट का क्या मतलब होता है? सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। और वो क्या कहती हैं कि वो सैटिस्फाइड है, कि वो उन गाड़ियों की ड्रीम करके ही सैटिस्फाइड है जो कि उसकी शहर की गलियों में दौड़ती हैं। तो वो उन गाड़ियों को देख के और उनका मैकेनिक बनने का सपना देख के ही सैटिस्फाइड है।
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और ये थोड़ा सा आयरॉनिकल टोन में कहा गया है कि हाँ थोड़े बहुत प्लेन्स तो निकलते हैं फिरोजाबाद से, पर वो प्लेन्स को ये लोग इतनी अटेंशन नहीं देते या उसके बारे में लोग ड्रीम नहीं करते, या इनके आसपास कोई एयरपोर्ट तक भी नहीं है जिसमें जहाँ पे जाके इनको देखते या ये ड्रीम कर पाते कि पायलट बने, कभी एयरप्लेन में ट्रैवल करें। इन लोगों ने बस देखी हैं गाड़ियां, और गाड़ियों के बारे में ही मुकेश ड्रीम कर रहा है, और वो भी बहुत बड़ी बात है उस मुकेश के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके की सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो यार यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज गाइज आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे फर्स्ट कमेंट में। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड बाय।